गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 67वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और आज उसका लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या होता है। इसके साथ जो मेरा इंटरव्यू था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में बताऊँगा। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो 19 तारीख को था या सेकेंड लास्ट डे को था, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि इस बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से सारा बताता हूँ कि इस बार जो बोर्ड है वो लगभग 6 बोर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। और जो मेरा जो बोर्ड था वो गंगा बोर्ड था। इस बार जो बोर्ड है वो नदियों के नाम पर बनाया गया है, जैसे कि कोसी, सोन, गंगा, बागमती, गंडक, महानंदा, यही नाम है। हर दिन बोर्ड चेंज होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आज आपका गंगा बोर्ड में दिया और उसके चेयरमैन कोई और है, तो हो सकता है कि अगले दिन उस बोर्ड में दूसरे चेयरमैन होंगे। सेम बोर्ड में सेम चेयरमैन नहीं होते, ठीक है। इसके साथ साथ एक दिन में 192 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है और ये 2 शिफ्ट में होता है। तो यानी कि एक शिफ्ट में टोटल 96 स्टूडेंट होते हैं और टोटल 6 बोर्ड है, तो एक बोर्ड में 16 बच्चों का एक शिफ्ट में इंटरव्यू होता है। टोटल एक दिन में 32 इंटरव्यू होता है एक बोर्ड में। लेकिन अगर आप एक शिफ्ट की बात कीजिएगा तो 16 स्टूडेंट एक शिफ्ट में आते हैं। सुबह वाले शिफ्ट में 16 और शाम वाले शिफ्ट में 16। और ये बोर्ड को ABCDEF में शुरुआत में बांटा जाता है। जैसे कि जब आप जाइएगा यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शुरुआत में जब जाइएगा आप आ, अंदर जाइएगा आयोग के, तो वहाँ एक बैठने के लिए बनाया गया है और वहाँ पे आपको शुरुआत में रोल नंबर वाइज ABCD में बांटा जाएगा। और प्रत्येक जो सेक्शन है ABCDEF उसमें 16 स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे जाना होगा। आगे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, ये आई वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो रोल नंबर वाइज होगा। या अगर आपका ए ग्रुप में 5वें स्थान पे है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 5वें नंबर पे ही होगा, पहले 1 2 का होगा, ठीक है। वहाँ नंबर मिल जाएगा आपको, जैसे कि A12 A6, जैसे मेरा था F16 था, तो वैसे सबको मिल जाता है नंबर वहाँ पे। तो यहाँ मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी क्रम में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक कक्ष में ले जाया जाएगा जहाँ आपको एक कोड मिलेगा और वही कोड से डिसाइड होगा कि आपका जो इंटरव्यू है किस बोर्ड में जाना है, ठीक है। आपको पहले से कुछ पता नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका कौन सा बोर्ड होने वाला है। इवन जब आप कक्ष पर जाते हैं तो वहाँ पर डिसाइड होता है कि आपको कौन सा बोर्ड मिलेगा। अब आते हैं, तो जो इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 8 से 13 मिनट, कहीं कहीं 7 मिनट भी हो रहा है, कहीं कहीं 15 मिनट भी हो रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट पे, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10 मिनट, अब मान चलिए कि 10 मिनट ऑन एन एवरेज इंटरव्यू हो रहा है। सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएँ इसका कोई कम ही संभावना है, क्योंकि कोई 2 या 3 सेक्शन में इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपका ऑप्शनल, आपका हॉबी और करंट इशू पूछेगा, आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया उसी से। सारे सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा सकते हैं 10 मिनट में। तो ये आप मान चलिए बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि लगभग सारे सेक्शन छुए जाते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल इंटरव्यू का क्या शेड्यूल है, कैसा इंटरव्यू हो रहा है और उसका प्रोसेस क्या है, मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में। अब आगे चलते हैं। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो लगभग 10 से 12 मिनट अप्रोक्स चला था। मतलब मैंने टाइम देखा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि 10 12 मिनट चला होगा। और बोर्ड गंगा बोर्ड था। और बाकी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। तो सबसे पहले मुझसे जो पूछा गया था वो था कि आपका स्नातक इतिहास था किंतु आपने हिंदी साहित्य ऑप्शन लिया है, ऐसा क्यों। तो इसका मैंने जवाब दिया था कि स्नातक स्नातक एज ए हिस्ट्री मुझे रुचि थी शुरुआत में। बाद में सब्जेक्ट डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था और अच्छे गाइडेंस अवेलेबल था उसमें। और हिंदी एज ए विषय मेरा शुरू से रहा था, 10th 12th और स्नातक में हमेशा हिंदी रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मुझे हुई। तो ये था। इसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ये पूछा गया। सारे चेयरमैन सर पूछ रहे थे सारे क्वेश्चन ही। फिर पोस्ट प्रेफरेंस पूछा, मैंने बताया 4 तक बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने उससे क्वेश्चन नहीं किया। फिर तीसरा पूछा कोलिजम प्रणाली क्या है, पूछा उन्होंने। तो कोलिजम प्रणाली के बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि कोलिजम प्रणाली क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो मैंने बताया कि सर संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये न्यायिक नवाचार है और इसके माध्यम से जजों की नियुक्ति की जाती है। संविधान में कहीं इसका उन्होंने नहीं किया गया। फिर उन्होंने अंतिम में पूछा कि क्या जजों की नियुक्ति की जाती है इससे, तो वहाँ पर मैंने बोला कि सर जजों की नियुक्ति यहाँ पर नहीं की जाती है, जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, रिकमेंड किया जाता है नाम का इस प्रणाली द्वारा। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा। फिर लास्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो मैंने बोला सरदार पटेल को।
तो चेयरमैन सर का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन था। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया दूसरे मेंबर को, तो दूसरे मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि सरदार पटेल की क्या प्रणाली थी विलय की। तो मैंने बताया कि सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, बातचीत, इसके साथ साथ सैन्य कार्रवाई भी किया गया जहाँ आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये प्रोसेस नहीं है, आप प्रोसेस बता रहे हैं। उनकी तकनीक क्या थी बताइए, एक टर्म वो जानना चाह रहे थे। मुझे वो टर्म याद नहीं था, मैंने सॉरी बोल दिया। तो फिर आगे वो फिर बोले कि आपका हॉबी क्या है, तो हॉबी मैंने बताया डायरी राइटिंग। तो फिर बोले डायरी राइटिंग में क्या लिखते हैं आप? तो मैंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि डायरी, फिर उन्होंने बोला कि वर्ल्ड में बहुत सारे फेमस डायरी राइटर हुए हैं, वो क्या लिखते हैं अपने डायरी राइटर में? तो हम बोले सर जो फेमस हैं ज़्यादातर आत्मकथा ही लिखते हैं। तो बोले कि तो फिर आपका डायरी राइटिंग में आत्मकथा में क्या अंतर हो गया? तो मैंने बताया कि सर डायरी थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, आत्मकथा में अपने जीवन से रिलेटेड चीज़ों को लिखा जाता है, लेकिन आप डायरी में आप अन्य पक्षों को भी ले सकते हैं। तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने क्वेश्चन को स्किप किया। आगे आगे उन्होंने पूछा कि अभी आप कुछ काम कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने बोला कि आपका ग्रेजुएशन किए हुए और अभी तो 23 तक इतना समय हो गया, तभी आप कुछ कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि सर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की, और मैं पहले भी साक्षात्कार तक पहुँचा हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं साक्षात्कार तक ठीक है, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन कोई कंटेंट वगैरह पर काम करते हैं? तो मैंने बोला कि सर मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन पूछा कि क्या डालते हैं आप यूट्यूब चैनल पर? तो मैंने बोला कि मैं इसमें स्टडी के रिगार्डिंग कंटेंट डालता हूँ, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो फिर उन्होंने यूट्यूब से पूछना शुरू किया, बोला कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो क्या आप सही मानते हैं नेम फेम के लिए काम कर रहे हैं? तो बोले हमसे कि सर ऐसा करना तो सही नहीं माना जाएगा, अगर ये सब करने से उनके जो प्रशासकीय जो काम है वो प्रभावित हो रहा है, तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसा काम अगर यूट्यूब पर डाल रहे हैं जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले या उसे एक मैसेज आए सकारात्मक समाज में, तो वो सर बेहतर है, चाहे मास कम्युनिकेशन के लिए भी एक अच्छा माध्यम है ये। जब उन्होंने बोला कि तो फिर तो आप इसको सही मान रहे हैं? तो मैंने बोला कि सर सही सही सर इस सेंस से मान रहे हैं कि इससे अगर बेहतर हो रहा समाज का तो सही है, नहीं तो फिर ये अगर वो नेम फेम के लिए केवल काम कर रहे हैं तो सर वहाँ पर गलत, यहाँ वहाँ पर उसे गलत मैसेज आता है। और कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन होना चाहिए कि आपको क्या डालना है, एज ए सिविल सर्व आपको क्या यूट्यूब पर डालना है, क्या नहीं डालना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इस पर तो रेगुलेशन ऑलरेडी है, लेकिन इस पर काम नहीं होता है। तो मैंने बोला कि सर इस पर काम होना चाहिए। तो फिर उन्होंने आगे पूछा कि आप सिलेक्शन के बाद भी अपना यूट्यूब चैनल को चलाइएगा? तो मैंने बोला कि सर चलाऊंगा सर, एक पक्ष के रूप में रहेगा, साइड से रहेगा वो, बाकी सर मेरा जो दायित्व रहेगा मैं उसको अच्छे से ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। तो इसके बाद उन्होंने इसको स्किप कर दिया। इसके बाद उन्होंने अगले मेंबर को दे दिया। अगले मेंबर जो थे उन्होंने पूछा कि आपने इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद सुना होगा? तो मैंने बोला कि यस सर, अभी उन दोनों के बीच में हमास के द्वारा अटैक किया गया इजराइल पे। तो उन्होंने बोला कि ब्रिटेन के द्वारा यहूदी के द्वारा होमलैंड बनाया गया। मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला कि यहूदी के द्वारा ब्रिटेन के द्वारा जो होमलैंड बनाया गया इजराइल नाम का यहूदियों के लिए, क्या वो सही डिसीजन था? तो मैंने बोला कि सर ये सही डिसीजन था यहूदियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, क्योंकि उनका मास प्रोसिक्यूशन हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ब्रिटेन का ऐसा करने के पीछे उनका अपना स्वार्थ था। तो उन्होंने बोला कि इससे पीछे क्या मंशा थी ब्रिटेन की? तो मैंने बोला कि सर इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हर जगह अपनाई थी। इवन इंडिया में भी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान नामक 2 देश बनाए ताकि साउथ एशिया में हमेशा अनस्टेबिलिटी बना रहे। इसके साथ साथ उन्होंने मध्य एशिया में भी अरब कंट्री को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इजराइल नामक देश बनाए, ताकि इसके माध्यम से उनको सपोर्ट रहे और वो उसको बैलेंस कर सकें। तो इनके पीछे तो इनके स्वार्थ था, लेकिन कुल मिला कर देखा जाए तो यहूदियों के दृष्टिकोण से इनका उनके दृष्टिकोण से पॉजिटिव रहा ही। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने आगे पूछा कि आपके प्रिय कवि कौन है? तो मैंने बोला कि सर प्रिय कवि मेरे कबीर हैं। तो बोला कि और बताइए और कौन कौन से आपके प्रिय कवि हैं? तो मैंने बोला कि सर निर्गुण भक्ति में सर कबीर है, सगुण भक्ति में तुलसी है, और आधुनिक काल में देखा जाए तो बिहार से रामधारी से दिनकर है। तो फिर उन्होंने एक लाइन बोला कि इस लाइन को पूरा कीजिए कि पहाड़ पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़। तो मुझे भी इतना ही लाइन याद था, इसके आगे मुझे याद नहीं था। तो मैंने बोला सॉरी सर, इसके आगे मुझे भी याद नहीं है। तो फिर उन्होंने स्किप कर दिया। फिर उन्होंने आगे आगे ट्रांसफ़र किया दूसरे मेंबर को। तो उन्होंने पूछा कि आप पोप से क्या समझते हैं? तो मैंने बोला कि सर पोप ईसाई धर्म के धार्मिक लीडर माना जाता है, और उनके द्वारा कुल मिला के मैंने यही बोला कि एज ए लीडर उन्हें माना जाता है ईसाई धर्म में, धार्मिक लीडर। तो उन्होंने बोला कि इसे वेटिकन सिटी में क्यों बसाया गया, वेटिकन सिटी में इनके लिए स्पेशल कंट्री बनाया गया, वो क्यों? तो मुझे तो इसका एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं था। मैंने बस बोला कि सर ऐसा इसलिए क्योंकि वेटिकन सिटी ईसाई धर्म का एक प्रतीक के रूप में था, और ऐसा माना गया कि ये जगह उनके लिए उचित होता, इसीलिए वैसा किया गया।
तो वो सेटिस्फाइड थे नहीं, सेंसर थे। उन्होंने बोला कि ऐसा होता तो फिर अमेरिका बना देते, कहीं और बना देते, वहीं पर क्यों बनाए। तो मैंने बोला कि सर मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने फिर स्किप करके बोला कि आगे उन्होंने बोला कि क्या पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप भी था या भी है। तो मैंने बोला कि सर प्रारंभ में तो था, प्राचीन भारत में देखा जाए तो, जब सॉरी प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो ईसाई धर्म में जो पोप होते थे उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, चर्च का भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे बौद्धिक जागरण आया, नवजागरण काल आया, स्पेशली जब रेनेसा है, उसके बाद से ऐसा देखा गया कि धर्म को राजनीति से अलग किया गया और राजनीतिक काम केवल प्रशासक देखते थे या शासक जो राजा थे, और बाकी धार्मिक क्षेत्र तक इनको सीमित किया गया। फिर भी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहता है इनडायरेक्टली। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने आगे बोला कि ऑपरेशन पोलो क्या था। तो ऑपरेशन पोलो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन उस समय मुझे और भी, मैं करंट का बहुत सारा याद किया हुआ था ऑपरेशन, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो फिर मैंने सोच के बोला कि सर ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया एक ऑपरेशन था, जहाँ पर सैनिक कार्रवाई की गई थी हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर बोला किन की रियासत को शामिल करने के लिए इस तरह का ऑपरेशन चलाए गए थे। तो मैंने बोला सर कि हैदराबाद था एक, इसके बाद जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, लेकिन इन सब के लिए ऑपरेशन नहीं चलाया गया था, अलग अलग तरीके से उन सबको मिलाया गया था। तो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जैन सर्किट आप क्या समझते हैं, क्या ये अंतिम क्वेश्चन था। तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया क्योंकि आवाज़ थोड़ा उनका स्लो था। तो मैंने बोला सॉरी सर। तो उन्होंने बोला कि जैन सर्किट आप क्या समझते हैं, जैसे बहुत सर्किट है और बिहार में कहाँ कहाँ जैन सर्किट है, कहाँ कहाँ जोड़ा जा रहा है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला सर सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। उसके बाद चेयरमैन सर बोले कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये मेरा कुल इंटरव्यू था। टोटल टोटल लगभग 22-23 क्वेश्चन पूछे गए थे देखा जाए तो, और शॉर्ट में ही था क्वेश्चन। तो मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन निपट जा रहा था, एक उससे कमेंट निपट जा रहा था। तो 12 से 13 मिनट चला होगा एग्जैक्ट। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू था। और बाकी जो प्रोसेस है मैंने पूरा बता दिया कि ये क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू में। जब भी आपको मौका मिले तो इन्हीं प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इस बार है, 96 स्टूडेंट इस बार एक शिफ्ट में है, इसीलिए 6 बोर्ड बनाया गया है। और 6 बोर्ड 2 से 5 बजे टाइमिंग होती है, पर लेट हो जाता है। जैसे मेरा इंटरव्यू 5:45 ख़त्म हुआ था, क्योंकि किसी किसी बच्चे का इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा चला गया, 12 मिनट 13 मिनट, बीच में थोड़ा गैप भी होता है 2-3 मिनट का। उस हिसाब से लगभग ऑन एन एवरेज 12-13 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।